हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। मैं आपके साथ शेयर कर रहा था इंडियन ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत जो है पिछला सेशन हमने देखा जलवायु को, भारत की जलवायु या क्लाइमेट। आगे हम आज का टॉपिक है हमारा इंडियन सॉइल या भारत की मृदाओं के बारे में आज जानेंगे। भारत में कितने प्रकार की मृदाएं या मिट्टियां पाई जाती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके निर्माण के क्या क्या कारण हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे। उनमें कौन कौन सी प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, सारी चीजें अभी हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, भारत की मृदाएं। इस टॉपिक में दोस्तों सबसे पहले चीज जो हमारे दिमाग में आती है वह क्या है? मृदाएं या मिट्टी किसे कहते हैं। पहला बात जो हमको जानना चाहिए, मृदा या मिट्टी या सॉइल किसे कहते हैं। सॉइल क्या होता है? सॉइल का निर्माण किस प्रकार होता है उसको भी देखेंगे। सॉइल जो है दोस्तों या मिट्टी, मिट्टी जो है असंगठित चट्टानें होती है, या ये कहें कि चट्टानों के असंगठित होने से, चट्टानों में टूट फूट होने से मृदा का निर्माण होता है। और तकनीकी रूप से देखें तो इसको हम क्या कैसे जब दिखाते हैं, देखते हैं कैसे। तो चट्टानों में, रॉक्स में जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण, फिजिकल और केमिकल चेंज के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण हो रहा है। मृदा क्या है? असंगठित चट्टानें हैं। तापमान, वर्षा, हवा आदि कारणों से क्या होता है? चट्टानें जो है असंगठित चट्टान, चट्टानें क्या होती है? तो इसमें दरार उत्पन्न होता है, इसमें असंगठित होती है, टूट जाती है चट्टानें। और टूट कर बारीक कणों में, छोटे छोटे कण के रूप में इकट्ठी होती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। तो यह है मृदा। मृदा किसको कहते हैं? मिट्टाने एक प्रकार, मृदाएं जो है या मिट्टियां जो है एक प्रकार की क्या है? असंगठित चट्टानें हैं। इसके बाद हम देखें कि मृदा का निर्माण, चट्टानों से जो मृदा का निर्माण होता है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, किस वजह से आखिर चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है या चट्टानों का विघटन होता है, चट्टानों में डिकम्पोजिशन होता है, चट्टानें टूट फूट जाती है। उसका क्या वजह है, कारण क्या है उसकी? उसकी क्या वजह है? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारण। प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से? सबसे पहला कारण है हमारा तापमान। तापमान, तापमान में अधिक होगा यदि, तो चट्टानें गर्म होगी। चट्टानें गर्म होगी। चट्टानें गर्म होगी, उसके बाद क्या होगा? गर्म होने के बाद इसके जो कण है, चट्टानों के जो कण है वो असंगठित होगा। चट्टानें गर्म होने के बाद क्या होगा? असंगठित हो जाएगी ये चट्टानें, असंगठित हो जाएगी। अर्थात इसके जो कण है उसमें दूरी बढ़ जाएगी, और फिर अन्य वजहों से, हवा, जल आदि वजहों से इसमें चट्टानों में क्या होगा? इरोजन होगा, अपर्दन होगा। और फिर यह जो है अवसाद के रूप में नदियों, हवाओं द्वारा लेकर एक जगह से दूसरे जगह क्या करती है? सेडिमेंटेशन होता है इसका, या सेडिमेंटेशन, या फिर हम उसको क्या कहते हैं हिंदी में? निक्षेपण होता है। ये चट्टानें हैं। तापमान, और तापमान को, किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है? अक्षांश, ऊंचाई,
सागर तल से दूरी, वर्षा की मात्रा, प्रचलित पवनें, इन सब वजहों से तापमान प्रभावित होती है। किसी भी क्षेत्र की तापमान को प्रभावित ये सब वजह करते हैं। तो ये वजह मृदा निर्माण को भी प्रभावित करेगी। मृदा निर्माण को भी ये सारी वजह क्या करती है, प्रभावित करेगी। तो पहला है हमारा तापमान। तापमान के कारण जो चट्टानों में परिवर्तन होता है उससे भी मृदा का निर्माण होता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा, वर्षा जिस क्षेत्र में अधिक होगा तो अपर्दन की दर क्या होगी, चट्टानों में अपर्दन की दर, अपर्दन का रेट ज्यादा होगा, इरोजन रेट ज्यादा होगा। और वर्षा अधिक होगी तो जो पहले से निर्मित मृदा है उसका क्या होगा, मृदा का निक्षालन होगा, लीचिंग होगा। लीचिंग क्या होता है, निक्षालन या लीचिंग क्या होता है, लीचिंग जल अपर्दन के दौरान होती है। जल की अधिकता के कारण जो जल में घुलनशील खनिज लवण मृदा में उपस्थित है वह जल के द्वारा बहाकर ले जाती है, जल उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिससे क्या होता है उस क्षेत्र के मृदा में जल में घुलनशील खनिज तत्वों की कमी होती है या पोषक तत्वों की कमी होती है, जिस कारण उस क्षेत्र की मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है, तो वह भी प्रभावित करती है। और किसी क्षेत्र में जल की अधिकता होगी तो क्या होगा, जल की अधिकता के कारण मृदा में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। मृदा में ऑक्सीजन की कमी के कारण फिर क्या होगा, मृदा में उपस्थित कार्बनिक तत्व जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है मृदा में, जैसे वृक्ष, वन, वन में जो पत्तियां हैं उसके अवशेष हैं, जीवधारियों के अवशेष हैं, वह जो है मृदा में उपस्थित होता है कार्बनिक पदार्थ, जिसका जो है डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया इत्यादि के द्वारा, छोटे जीव, सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तो यदि जल की मात्रा अधिक होगी किसी क्षेत्र में तो बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि द्वारा क्या होगा, मृदा का या कार्बनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाएगा। डिकम्पोजिशन कम होने के कारण क्या होगा, उस क्षेत्र की मृदा में ह्यूमस की मात्रा, कार्बनिक तत्वों का जब विघटन किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है बैक्टीरिया, वायरस के इत्यादि द्वारा, तो उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस की कमी हो जाएगी उस क्षेत्र की मृदा में, तो यह प्रभावित करती है हमारे मृदा के निर्माण को भी, और मृदा में जो परिवर्तन होता है वह भी प्रभावित करता है इसको। इसके बाद क्या है हमारा तीसरा हमारा है उच्चावच। तीसरा क्या है हमारा, उच्चावच, ऊंचाई। उच्चावच भी प्रभावित करती है। ऊंचाई में परिवर्तन, ऊंचाई में जैसे वृद्धि होगी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसके कारण क्या होगा, चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की दर कम हो जाएगी। चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की दर कम हो जाती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की दर कम हो जाती है। दर क्या होगी, कम हो जाएगी। यही वजह है कि ऊंचे क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्र में मृदा की पतली परत पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है। और क्या होता है, ऊंचाई में यदि अधिक वृद्धि हो रहा है इससे क्या होगा, और चट्टानों में भौतिक रासायनिक परिवर्तन दर होगा, मृदा निर्माण की दर कम हो जाएगी, इसलिए मृदा की पतली परत पाई जाती है। और तापमान में, उच्चावच में वृद्धि से
और क्या होने वाला है इसमें? एक तो हमारा था चट्टानों में भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मृदा की पतली परत पाई जाती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होता है? तापमान में गिरावट, वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है। ये कारण होते हैं ऊंचाई में वृद्धि को प्रभावित करती, ऊंचाई प्रभावित करती है इसको। यही वजह है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां तापमान में कमी आता है, इसमें डिकम्पोजिशन कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक तत्वों का डिकम्पोजिशन या अपघटन कम होगा। डिकम्पोजिशन की दर क्या होगी? कम होगी। इसके कारण फिर क्या होगा? ह्यूमस की मात्रा क्या होगा? कम होगा। ह्यूमस कम पाया जाता है। और अधिक ऊंचाई के वाले पर्वतीय क्षेत्रों में, भारत में हम देखें तो हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मृदा इतनी कम पाई जाती है कि उसे हम फिर क्या कहते हैं? इतनी कम पाई जाती है कि वहां वनस्पति का विकास बहुत ही कम हुआ है। बौस और शैवाल जैसे क्षेत्र वो पाए जाते हैं। और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में वर्षा की मात्रा इतनी कम होती है कि उसको हम क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान। तो ये उच्चावच प्रभावित करती है। इसके बाद हम देखें और कौन से कारण है। तापमान, वर्षा, ऊंचाई। इसके बाद और क्या प्रभावित करती है? वनस्पति। चौथा कारण है वनस्पति। वनस्पति जो है, उस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है किसी क्षेत्र विशेष में, उससे क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति होती है मृदा में। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति होती है। कार्बनिक पदार्थ वनस्पति द्वारा, वनस्पति के जो अवशेष है, पत्तियां, झाड़ियां, जो जिसका जीवन समाप्त हो जाए, जो झड़कर नीचे आ जाती है मृदा पर, उसमें फिर डिकम्पोजिशन होता है। तो यदि किसी क्षेत्र में वनस्पति सघन है या सदाबहार किस्म के वन है, तो वहां फिर क्या होगा? कार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति ज्यादा होगी। और इसी प्रकार क्रम में देखें, पर्णपाती क्षेत्र में उससे कम होगी, कटीले झाड़ियों वाले क्षेत्र में और कम होगी, और मरुस्थलीय क्षेत्र में तो ह्यूमस की ये जो है कार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति होती ही नहीं है। और कार्बनिक पदार्थों के विघटन से क्या बनता है? विघटन से ह्यूमस बनता है। ह्यूमस। तो यदि हम सदाबहार वन से पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियां, सवाना घास के मैदान और फिर मरुस्थलीय क्षेत्र तक जिस प्रकार हम बढ़ेंगे, तो क्या होगी? उस क्षेत्र की मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती जाएगी। एक ये विशेषता है, यह प्रभावित करता है। इन सब के सम्मिलित प्रभाव के कारण भारत में, संपूर्ण भारत में जिस प्रकार की मृदाओं का निर्माण हुआ है, उसकी हम बात करें तो उसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, ICAR द्वारा संपूर्ण भारत की जो मृदाएं हैं, उनको 8 वर्गों में, 8 भागों में बांटकर देखा जाता है। तो आइए देखें हम भारत की मृदाओं के बारे में। भारत की मृदाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा भारत की मृदा को
संपूर्ण भारत की मृदा को 8 वर्गों में विभाजित करते हैं, 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनके नामों को देखें तो इनके नामों को हम नोट करें। पहले सबसे पहले कौन कौन से 8 मृदाएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा संपूर्ण उत्तर भारत का जो मैदान है और तटीय मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। एलुवियल सॉइल, भारत का जब हम भू आकृतिक वर्गीकरण देख रहे हैं तो भारत के मैदानों की जो संरचना है जलोढ़ मृदा से निर्मित है, बताया था हमने। और यह जो है इसका निर्माण किस प्रकार होता है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होती है, एलुवियल सॉइल कहते हैं। दूसरा है हमारा ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल या काली मृदा, काली मृदा, और इसे एक नाम से जानते हैं हम रेगूर मृदा। यह जो है कपास की खेती के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध है। और यह क्षेत्र कौन सा है, भारत की भूआकृति जब हम कर रहे थे तो उस समय बोला था मैंने, यह जो मालवा का पठार, तेलंगाना पठार और गुजरात के कुछ भाग में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तीसरा हमारा लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। चौथा हमारा लेटेराइट मृदा, क्या है, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मृदा। अगला है हमारा पर्वतीय या वनी मृदा, जिसका विकास पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ। हिमालय, उत्तर पूर्व और दक्षिण के पर्वत श्रेणियों के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। पर्वतीय मृदा, माउंटेनियस सॉइल। अगला हमारा छठा क्या है, छठा है हमारा मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, यह 6 मृदा। और फिर हम देखें सातवां कौन है हमारा, सातवीं जो मृदा है हमारी यह है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा या एल्कलाइन सॉइल या सैलिन सॉइल, सलाइन सॉइल। और अंत में हमारा पीट मृदा, पीट मृदा। ये नाम है, पर्वतीय मृदा को वनी मृदा भी कहते हैं, वन मृदा भी कहते हैं, फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं, इसको डेजर्ट सॉइल कहते हैं। लवणीय मृदा को अल्कलाइन सॉइल और पीट मृदा को पीट सॉइल ही कहते हैं इंग्लिश में। ये 8 प्रकार की भारत में मृदाएं पाई जाती है। तो एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे, सबसे पहले तो एक सवाल यही बन जाएगा कि आपके 8 प्रकार के मृदाओं में विभाजित किया गया आईसीआर द्वारा। इसके बाद एक एक करके हम इन मृदाओं की विशेषताओं को देखेंगे। अभी एलुवियल सॉइल का विस्तार देखेंगे, हर प्रकार की जो मृदाएं भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है और इनकी क्या अपनी खासियत है, किस प्रकार के इसमें अनाजों को या फसलों को उत्पादन किया जाता है, उसको देख लेंगे यहाँ। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्या है हमारा, जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला हमारा है, सबसे पहला है हमारा एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा होता है, सेडिमेंट्स द्वारा। नदियां जो अपने साथ अवसाद लाती है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा
अवसाद लाया जाता है, जिससे संपूर्ण उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, पंजाब से लेकर आसाम राज्य तक, असम पश्चिम बंगाल राज्य तक। और क्या है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। प्रतिवर्ष नई मृदा का इसमें जुड़ती है। यह जो मृदा है जलोढ़ मृदा, इसमें विस्तार देखें पहले तो ये उत्तर भारत का मैदान और तटीय क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, और इस क्षेत्र में कुछ थोड़ा बहुत इन क्षेत्रों में भी जो है एलुवियल या जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, क्योंकि नदियां इन क्षेत्रों में अवसाद लाकर इसका सेडिमेंटेशन या डिपोजिशन करती है। तो ये क्षेत्र है विस्तार पंजाब, या ये कहें उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का मैदान और तटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ये नदियां अवसादों को लेकर आती है, तो नए मृदा का निर्माण होता है, जिसका यह जो अत्यंत उपजाऊ या फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है इस प्रकार की मृदा में। और क्या है, आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। भारत में जितनी मृदाएं हैं, ज्यादातर मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और पोटेशियम इनकी कमी पाई जाती है। आयरन की अधिकता है भारत की ज्यादातर मृदाओं में। यह जो है अत्यंत उपजाऊ होती है, इस पर विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। विशेष रूप से हम देखें तो गेहूं, गन्ना, धान या चावल की खेती के लिए यह जो है मृदा अत्यंत ही उपयुक्त है। उत्तर भारत के मैदानों को देखें, पंजाब से लेकर कहां, असम तक। तो जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे तो यहां देखिए आप, असम से लेकर बिहार तक या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक धान की खेती होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेल्ट जो है गन्ना की खेती के लिए फेमस है, और हरियाणा और ये जो है क्षेत्र पंजाब का, यहाँ गेहूं की खेती होती है। तो इसी क्रम में खेती होती है। क्यों? क्योंकि वहां की मृदा इस प्रकार के फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यह है जलोढ़ मृदा। ये वही तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें हम, भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों की, जहां एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ है, उसमें वहां भी क्या होती है, चावल की खेती होती है या धान की खेती होती है। अगला जो सॉइल है हमारा, अगली जो मृदा है वह है ब्लैक सॉइल या काली मृदा या रेगूर मृदा, काली मृदा, ब्लैक सॉइल या रेगूर मृदा। अगला हमारा है काली मृदा या रेगूर मृदा। तो सबसे पहले देखें तो यह बसाल्ट चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण, बसाल्ट चट्टानों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण काली मृदा का निर्माण, काली मृदा का निर्माण बारीक कण के रूप में हुई है। बारीक कण या छोटे छोटे कणों में हुई है। इनके कण जो इस प्रकार की मृदा के कण छोटे हैं, बारीक कणों के रूप में हुई है। इसका जो है जल धारण क्षमता या वाटर लॉकिंग
कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, जल धारण क्षमता क्या है, क्षमता ज्यादा है। जल की आपूर्ति यदि इसमें अधिक होती है तो यह मृदा फूल जाती है, और जल कम हो जाता है तो इसमें सिकुड़न होता है, सिकुड़न के कारण इसमें दरारें बन जाती है, दरारें बन जाती है सिकुड़न के कारण, दरारों के कारण इसको हम कहते हैं स्वतः जुताई योग्य मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा। अर्थात इस प्रकार की मृदा में जब नमी कम हो जाती है या जल की आपूर्ति कम हो जाती है तो इनमें दरार उत्पन्न होते हैं, जिस कारण इसको हम क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। दरारों के कारण स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इस प्रकार की मृदाओं में कपास की खेती के लिए यह मृदा अत्यंत ही उपयुक्त है। कपास या कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, जिस कारण इसको हम क्या कहते हैं, जिस कारण इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। यही वजह इसको कपासी मृदा कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कपासी मृदा किसको कहते हैं, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल को। ये है। और क्या है, काली मृदा। और क्या विशेषता है इसकी, इसमें एक तत्व पाया जाता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड नामक इसमें यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। काला रंग होने का कारण क्या है, इसमें हम देखें इस मृदा में, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होगी। इसमें आयरन, कैल्शियम यह कम होगा। आयरन और कैल्शियम की अधिकता होती है इसमें, इस मृदा में। तो इसमें कपास के, यह जो मृदा, इसमें कपास के अतिरिक्त, कपास के अलावा और कौन कौन सी फसल होती है, तंबाकू, मसाले और मोटे अनाज की खेती के लिए यह मृदा उपयुक्त है। इसमें शुष्क या ड्राई कृषि के लिए उपयुक्त है, ड्राई कृषि के लिए उपयुक्त है यह मृदा, काली मृदा। इसका हम विस्तार देखें, इस मृदा का विस्तार देखें तो कौन कौन से क्षेत्रों में है, इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार जो है, विस्तार सबसे पहले तो हमारा मालवा का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि में आपने देखा होगा मालवा का पठार। गुजरात, मालवा का पठार, यह क्षेत्र है मालवा का पठार। गुजरात का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अर्थात यह क्षेत्र जो है मालवा का पठार, गुजरात का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और एमपी, महाराष्ट्र का ऊपर वाला भाग, यह जो क्षेत्र है संपूर्ण, यह क्षेत्र, यह काली और कपासी खेती के लिए काली मृदा का क्षेत्र है। महाराष्ट्र, एमपी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में, तमिलनाडु के पूर्वी भाग में इसका विस्तार या वितरण है। इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है इन क्षेत्रों में। तो ये था हमारा ब्लैक सॉइल या काली मृदा, दूसरी मृदा है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या टॉपिक है, आप एक एक करके इसको, यदि आप एक बार मैप पे बना लेते हैं कि कौन कौन सी मृदा किस किस क्षेत्र में, कौन कौन से फसल किन क्षेत्रों में होते हैं, तो उसके बाद आपको रिवीजन करने में 1 से 2 मिनट या 5 मिनट में आप पूरी मृदा के बारे में रिवीजन कर सकते हैं।
तो आप मैप साथ साथ बनाते जाए एक एक करके, जैसे हम बना रहे हैं। यह है काली मृदा का क्षेत्र। उसी प्रकार यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह भी काली मृदा का क्षेत्र है, काली मृदा पाई जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो तीसरा हमारा है लाल और पीली मृदा। तीसरा हमारा है लाल और पीली मृदा। तीसरी मृदा हमारी कौन सी है? लाल और पीली मृदा। तो आइए उसको देखते हैं, लाल और पीली मृदा को देखेंगे। लाल और पीली मृदा, यह जो है विस्तार इसका है संपूर्ण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, संपूर्ण प्रायद्वीपीय क्षेत्र इसके तक विस्तार है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो हम केंद्रीय उच्च भूमि, छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद नीचे हमारा है कर्नाटक का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार, और तीसरा हमारा क्या था? केंद्रीय उच्च भूमि, छोटा नागपुर का पठार, और यह जो क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र, कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार और तेलंगाना का पठार, यह जो क्षेत्र यहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है उसको देखेंगे। यह क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र में पाई जाती है। अपेक्षाकृत इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है। और क्या है इसकी विशेषताएं? इसमें एक तत्व होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड नामक तत्व होता है। इसी की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल या पीला रंग का होता है। यह लाल रंग जो है इसी तत्व की यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसमें भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ह्यूमस यह कम होगा, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम अधिक होगा। वर्षा की मात्रा कम है, इसकी जो उत्पादन क्षमता है उपजाऊ कम उपजाऊ होगी। ये मृदा जो है कम उपजाऊ होगी और वर्षा की मात्रा भी कम है। इसमें जो है इस प्रकार के फसल का उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ जो है हम मोटे अनाजों और दलहन की खेती के लिए यह क्षेत्र, दलहन की खेती के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। मोटे अनाज और दलहन। मोटा अनाज किसको कहते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, यह जो उत्पादन है इसका देखें हम तो इन क्षेत्रों में ज्यादा होगी। और दलहन में उड़द, अरहर, सोयाबीन, इन फसलों की खेती किन क्षेत्रों में होगी? यह जो क्षेत्र है हमारा यहाँ इन फसलों की खेती होगी। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जो है तो आपने देखा होगा दलहन की खेती में एमपी जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊपर स्थान है। सोयाबीन की खेती भी जो है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है। तो यह क्षेत्र है हमारा लाल मृदा का क्षेत्र या लाल या पीली मृदा का क्षेत्र, जिसमें जो है मोटे अनाज और दालों की खेती होती है। इसके बाद है अगला हमारा, अगला हमारा है लेटेराइट मृदा।
अगला क्या है हमारा, लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा या लैटेराइट सॉइल, इसका विस्तार उन क्षेत्रों में होता है जहां वर्षा अधिक हो और तापमान भी, टेम्परेचर भी जो है अधिक हो। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। तो अधिक वर्षा, उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की हम बात करें तो यह जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो है और क्या हमारा यह जो है गारो, खासी, जयंतिया या उत्तर पूर्व के क्षेत्र जो है, यहाँ भी वर्षा की मात्रा अधिक होती है और तापमान भी ठीक ठाक होती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है तापमान अधिक होता है, इस क्षेत्रों में भी तापमान अधिक होती है। इन क्षेत्रों में क्या है हमारा, इन क्षेत्रों में हमको लेटेराइट मृदा देखने को मिलती है। जहां वर्षा अधिक हो और तापमान अधिक हो, दोनों अधिक हो, तो उस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा का विकास हुआ। इस क्षेत्रों में विकास हुआ लेटेराइट मृदा का। तो क्षेत्र हमारा क्या होगा, पश्चिम घाट का पश्चिमी क्षेत्र, कर्नाटक और केरल राज्य के पश्चिमी घाट के पश्चिम वाले भाग में, और उत्तर पूर्व में विशेष रूप से शिलांग का पठार या मेघालय के पठार वाले क्षेत्र में और अंडमान द्वीप समूह के क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदाओं का विकास हुआ है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ह्यूमस कम होता है। तापमान और वर्षा अधिक होने के कारण ही इस मृदा की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय मृदा होती है, अम्लीयता अधिक होती है, अम्लीय एसिडिक होती है यह मृदा। यह जो मृदा है, यह जो है काजू, मसाले आदि की खेती के लिए, काजू मसाले आदि की खेती के लिए यह क्षेत्र जो है, यह मृदा उपयुक्त है। तो यही वजह है कि केरल भारत में मसाले के उत्पादन में अग्रणी राज्य। केरल मसाला उत्पादन में अग्रणी है, 1 नंबर पर है। उसकी क्या वजह है, वहां की मृदा और जलवायु, जल की आपूर्ति। यह जो मृदा है अब लेटेराइट मृदा, इसमें क्या होता है, लीचिंग होता है। लेटेराइट मृदा में लीचिंग या निक्षालन होता है, इस मृदा में निक्षालन होता है या लीचिंग होता है। इस मृदा में लीचिंग होता है। उत्पादकता क्या होगा, उत्पादकता कम होगी। भारत में सबसे अधिक उर्वर मृदा की बात करें, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की बात करें तो कौन सी मृदा है सबसे अधिक उपजाऊ, सबसे अधिक उपजाऊ है हमारी एलुवियल सॉइल। तो यह है हमारा लेटेराइट मृदा। अगला हम देखें, अगला हमारा क्या है, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पर्वतीय मृदा। यह जो है विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, का विस्तार हमारा हिमालय और उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है, विकास हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का विकास किस रूप में होता है, पतली परत के रूप में देखा था हमने अभी, क्योंकि यहाँ चट्टाने जो है, चट्टानों में असंगठन या चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कम होता है, पतली परत के रूप में होता है, पतली परत के रूप में। और इस मृदा में भी क्या कम होगा, नाइट्रोजन,
फास्फोरस और ह्यूमस में भी कम होती है, और इसमें ह्यूमस भी कम होती है। और क्या है इसका विशेषता, क्या जो है पर्वत के ढालों पर इसका, पर्वत के ढालों पर इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है, जिसके कारण जो है जल धारण क्षमता कम होती है या जल निकास की व्यवस्था अच्छी होती है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा में जो है चाय की खेती के लिए, चाय और कॉफी की खेती के लिए और मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या है, पर्वतीय मृदा चाय, कॉफी और चाय, कॉफी और मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चाय, कॉफी और मसालों की खेती होती है। इसका हम देखें तो यह जो क्षेत्र है नीलगिरी पठार का क्षेत्र, यह नीलगिरी पठार, अन्नामलाई, कार्डामम, और वहीं इधर उत्तर पूर्व में देखें तो असम में, असम और बंगाल में दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में क्या होता है, असम के पर्वतीय क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में और सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती होती है। दक्षिण में भारत में देखें तो कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है हमारा क्षेत्र, और भारत चाय के उत्पादन में क्या है, अग्रणी राष्ट्र है। पर्वतीय, इन्हीं पर्वतीय मृदा वाले क्षेत्रों में चाय की खेती होती है। यह है हमारा पर्वतीय मृदा। इसके बाद हमारा अगला है, अगला क्या है हमारा, मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट हमारा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा या डेजर्ट सॉइल कहते हैं इसको हम, या डेजर्ट सॉइल। सबसे पहले तो हम विस्तार ही देख ले, इसका विस्तार किन क्षेत्रों में है। तो जहां वर्षा की मात्रा 40 सेंटीमीटर से कम हो, क्या है, वर्षा की मात्रा, वर्षा जो है लेस देन 40 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं आप लेस देन 25 सेंटीमीटर भी देख सकते हैं, कहते हैं इसको, डेजर्ट वाला क्षेत्र है। तो पिछले लेक्चर में जलवायु में हमने देखा कि वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम किन क्षेत्रों में होती है। ये है हमारा अरावली रेंज, अरावली रेंज, और ये विंध्यन। इसके पश्चिम क्षेत्र में अर्थात राजस्थान और राजस्थान, गुजरात, गुजरात का कुछ क्षेत्र, कच्छ का, कच्छ रण जो है, कच्छ का रण जो है उस क्षेत्रों में, और दक्षिण पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा का क्षेत्र है। इसका विस्तार किन क्षेत्रों में विस्तार इसका, सबसे पहले तो राजस्थान, अरावली के पश्चिम वाला भाग, थार मरुस्थल का क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, कच्छ का क्षेत्र। तीसरा दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा। इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, हमारा मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में हमारी मरुस्थलीय मृदा का विकास हमको देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का कच्छ का रण, और दक्षिण पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा, इन क्षेत्रों में हमको क्या है देखने को मिलता है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में, मरुस्थली का विकास देखने को मिलता है। इसमें जो है, इसमें सबसे पहले तो जल की मात्रा कम होती है, वर्षा की मात्रा कम है, जल की आपूर्ति कम है, ह्यूमस भी कम होगा, नाइट्रोजन भी कम है। तो इसकी उत्पादकता पर क्या असर पड़ेगा, उत्पादकता पर क्या असर पड़ेगा आप बता सकते हैं। उत्पादकता बहुत ही कम होती है,
बहुत ही कम होती है उत्पादकता। इसमें मरुस्थलीय प्रकार के मरुस्थलीय वनस्पति का विकास हुआ है। मरुस्थलीय वनस्पति कैक्टस, एक्रेस आदि का देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें मरुस्थलीय वनस्पति। इन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकला था। इंदिरा गांधी नहर द्वारा इन क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की जा रही है, जल की आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, कृषि कार्य किया जाने लगा है इन क्षेत्रों में, कृषि कार्य होने लगा इन क्षेत्रों में। ये था हमारा मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट की हम बात करें तो अगला हमारा क्या था, अगला हमारा है लवणीय मृदा। नेक्स्ट हमारी है लवणीय मृदा, उसको हम देखेंगे। अगली है हमारी लवणीय मृदा, उसकी विशेषताओं को भी देखेंगे हम। अम्लीय मृदा देखा था हमने, कौन सी मृदा अम्लीय मृदा है, जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, लेटेराइट मृदा अम्लीय मृदा है। और क्या होता है, वर्षा या जल की आपूर्ति ज्यादा होती है तो मृदा क्या होता है, उसमें निक्षालन होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लिख लीजिए, मृदा की या मिट्टी की अम्लीयता, मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम क्या है, एक प्रकार का बेस है, क्षार है, और एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट, लवण। इसलिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है किसमें, मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है हमारे। नेक्स्ट हमारा है अगली जो मृदा है, अगली मृदा कौन सी हमारी, अगली मृदा थी हमारी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा, इसमें जो है रेत के कण ज्यादा होते हैं, रेत के कण ज्यादा होते हैं, और यह जो है शुष्क का विस्तार जो है शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस प्रकार की मृदा का विकास शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है, अर्थात जहां वर्षा की मात्रा 40 से 80 या 100 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हो वर्षा की मात्रा उन क्षेत्रों में। वर्षा की मात्रा के आधार पर इन क्षेत्रों को देखें हम, अरावली के पूर्व वाला क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा का क्षेत्र और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार के मृदा का विकास हमें देखने को मिलता है। और वहीं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मृदा का विकास हमें देखने को मिलता है। विस्तार पहले देखें हम, विस्तार सबसे पहले पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में प्रकार के मृदा का हमें विकास देखने को मिलता है। जल की शुष्कता के कारण क्या होता है, जल की कमी के कारण इस क्षेत्र की मृदा जो है रेतीली मृदा है, इसमें मृदा में उपस्थित मैग्नीशियम, पोटेशियम,
फास्फोरस आदि के लवण का क्या होता है, आदि के लवण का कैपिलरी प्रोसेस द्वारा, केशिकत्व की क्रिया द्वारा, केशिकत्व की क्रिया द्वारा क्या होता है, ऊपर की परतों में इसका निक्षेपण होता है। केशिकत्व क्रिया द्वारा ऊपर की परतों में निक्षेपण होता है। ऊपर की परतों में निक्षेपण होता है। क्या होता है, ऊपर की परतों में निक्षेपण होता है, जिसके कारण इस प्रकार की मृदा की प्रकृति क्या है, क्षारीय प्रकृति की, बेसिक नेचर की यह मृदाएं होती है। बेसिक नेचर की यह मृदा होती है। उपजाऊपन की बात करें, उत्पादकता की बात करें, तो यह भी अपेक्षाकृत कम उत्पादक मृदा होगी। यह भी जो है अपेक्षाकृत कम उत्पादक मृदा होगी। इन क्षेत्रों में जो फसलें उगाई जाती है, फसलों का जो उत्पादन होता है इन क्षेत्रों में, कौन कौन सी फसलें होती है, मोटे अनाज, मोटे अनाज, कुछ दालें हैं, दलहन भी है, कुछ दलहन है जिसका उत्पादन होता है इन क्षेत्रों में। विशेष रूप से इन क्षेत्रों में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा, रागी आदि की खेती की जाती है। और वनस्पति जो पाई जाते हैं इन क्षेत्रों में, कटीली झाड़ियां, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इन क्षेत्रों में। यह है हमारा लवणीय मृदा। इसके बाद हमारा बचता क्या है, पीट मृदा। अंत में क्या है हमारा, पीट मृदा। लवणीय मृदा या सलाइन मृदा या अल्कलाइन मृदा या क्षारीय मृदा, यह जो है अगला हमारा है पीट मृदा। अंत में क्या है हमारा, पीट मृदा। आइए देखें पीट मृदा को। पीट मृदा, पीट मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जल की अधिकता वाले क्षेत्र में, जल अधिकता वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। अधिकता वाले क्षेत्रों में यह क्षेत्र जो होगा जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है, वहां हम देखते हैं कि सदाबहार प्रकार के वन देखने को हमें मिलते हैं। अर्थात ऐसे वन जिनकी पत्तियां किसी भी ऋतु में झड़ती नहीं है। पर्णपाती वन किसको कहते हैं, जिसकी पत्तियां बसंत ऋतु में झड़ जाती है। तो ये है 200 सेंटीमीटर से जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है वहां पीट मृदा का विकास देखने को मिलता है। कौन सा क्षेत्र होगा, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व का जो है पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्व भारत में, और वहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और कुछ तटीय क्षेत्रों में, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में, पूर्वी भारत के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा आदि क्षेत्रों में क्या है, पीट मृदा का विकास हुआ है, पीट मृदा का निर्माण हुआ है। तो हम देखें, नोट करें, सबसे पहले विस्तार को ही नोट कर लें। विस्तार, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान एंड निकोबार, और पूर्वी तटों पर, थोड़ी बहुत पूर्वी तटों पर भी डेल्टाई क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। पूर्वी तटों के डेल्टाई क्षेत्रों पर इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। इसमें कार्बनिक तत्वों की तो अधिकता पाई जाती है। सदाबहार वन है तो कार्बनिक तत्व जो है, कार्बनिक कार्बनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। कार्बनिक तत्व अधिक होते हैं, परंतु जल अधिक के कारण, जल की अधिकता
के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन के कमी के कारण क्या होता है? डिकम्पोजिशन या अपघटन। अपघटन की दर जो है कम हो जाती है। अपघटन कम होती है। अपघटन कम होगा तो क्या होगा? ह्यूमस कम, और यह जो मृदा है अम्लीय होगी। अम्लीय होती है यह मृदा। क्या है? यह मृदा अम्लीय होगी। इसमें, इन क्षेत्रों में, यह क्षेत्र क्या है? सदाबहार वन का क्षेत्र है। जैव विविधता अधिक होगी यहाँ की। और क्या देखने को मिलेगा हमको यहाँ? यह क्षेत्र जो है मसालों की खेती का क्षेत्र होगा, मसाले का उत्पादन होता है। और मैंग्रोव वन इत्यादि का भी जो है विकास इसी क्षेत्रों में होता है। उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता बहुत ज्यादा नहीं होती है इसकी भी, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है इसमें। तो कृषि कार्य के लिए यह मृदा उतनी अधिक उपयुक्त नहीं है। ये थी हमारे मृदा का विभाजन और उसका वितरण। मृदा का विभाजन और वितरण था यह हमारा पीट मृदा। अंत में हमने देखा पीट मृदा। आगे हम बात करें, जलवायु पढ़ लिया हमने, मृदा देख ली हमने। इसके बाद हम क्या देखेंगे? वनस्पति। क्योंकि मिट्टी और पानी के बाद क्या आता है? उसके बाद यदि किसी क्षेत्र में मिट्टी और पानी है तो वहां पर घास फूस, वृक्ष इत्यादि या वनों का विकास होगा। वनों का विकास होगा उन क्षेत्रों में। तो अगला टॉपिक हमारा वही होगा। यह मैप आपने देखा, एक एक करके आप क्या कीजिएगा, एक मैप लेना है आपको। भारत का एक पॉलिटिकल मैप लेना है, और जिस क्रम में हमने मृदा के विस्तार को बताया, आप अलग अलग रंगों के पेन का इस्तेमाल कर उस मृदा के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप पर सजा सकते हैं, मैप पर बना सकते हैं। जिससे क्या होगा? आपको आगे रिवीजन करने में आसानी होगी। और साथ ही उस मृदा में कौन कौन से प्रकार के फसलों का उत्पादन होगा उसको भी आप वहां पर लिख लीजिए, ताकि जो है जब भी इस प्रकार के सवाल पूछे तो आप अनुमान लगा सकेंगे कि यदि कपास की खेती के लिए पूछा जा रहा है तो कौन सा क्षेत्र होगा, या राज्यों के बारे में पूछ लिया कि कपास का उत्पादन कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है, तो जिस राज्य में रेगुन मृदा सबसे अधिक होगी उस राज्य में कपास की खेती सबसे अधिक होगी। तो उससे भी आप अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, भारत की मृदाएं। आगे मिलते हैं हम। अगला टॉपिक होगा हमारा भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तब तक आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।